आपका ये दूसरी बार फाइनल सिलेक्शन है एमपीपीएससी सिविल सेवा में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं चाहूँ न्यूज़पेपर और करंट अफेयर क्या एग्जाम को क्लियर करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं? आपने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई थी? अलग अलग बुकों को आप पढ़ती थी या एक ही बुक, या आपकी जो निश्चित आपने जो आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है जब आप लिखते हैं, आप लोग जब प्रैक्टिस करती थी आप लोग, उसमें क्या फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, कोई फॉर्मूला, कोई मीडिया का जमाना है, तो कितना सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए कि आप सोशल मीडिया को यूज करते, और ये जो बाहरी चकाचौंध की दुनिया है इसमें आपने अपना सामंजस्य को कैसे बिठाला था? संघर्ष से सफलता की कहानी, स्वयं चयनित अधिकारी की जुबानी। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी उत्कर्ष में। जैसे कि आपको विदित हो गया होगा कि अब हम उन विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं जो अब विद्यार्थी ना होकर अब एक अधिकारी हैं, और इसी क्रम में आज मेरे सामने है अंजलि जंघेला, जो सिवनी से आती हैं। वैसे इनका 2020 में भी सबऑर्डिनेट अकाउंट ऑफिसर के रूप में अधीनस्थ लेखा सेवाधिकारी के रूप में चयन हो चुका है। ये भोपाल में पदस्थ हैं और 2021 वाले में इनका सीटीओ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। अंजलि, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सफलता में मुझे आपका साथी बनने के लिए। बिल्कुल, पूरा उत्कर्ष परिवार आपके साथ है, और आपकी सफलता के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आपकी सफलता दूसरों के लिए उत्साह और प्रेरणा हमेशा बनती रहे। आपकी सफलता दूसरों के लिए उत्साह और प्रेरणा बनती रहे। आप यूं ही अपनी मेहनत से सफलता की अलग अलग बुलंदियों को बढ़ते चलें। बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से आपको। धन्यवाद सर। अंजलि, चूंकि आपका ये दूसरी बार फाइनल सिलेक्शन है एमपीपीएससी सिविल सेवा में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं चाहूंगा कि उन भावी अधिकारियों के लिए आप बहुत सारी आपसे मैं जानकारी चाहूंगा, बहुत सारे आपसे मेरे क्वेश्चंस होने वाले हैं इस दौरान। जैसे कि पहले क्वेश्चन से आता हूं कि चूंकि शुरुआती कदम होता है बहुत सारे बच्चों का, तो इसमें न्यूज़पेपर और करंट अफेयर क्या एग्जाम को क्लियर करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं? जी सर, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर जो है वो आपकी तैयारी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि कौन से क्षेत्र जो है एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें एनहेंस करने के लिए न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आप एग्जाम में अगर आंसर राइटिंग की बात करें या प्रीलिम्स की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पर करंट अफेयर से कवर होता है। तो इसके लिए न्यूज़पेपर डेली मुझे लगता है कि कंटिन्यू हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल अंजलि, जैसे कि जानते हैं कि सिलेबस बार बार चेंज हुआ, अभी भी सिलेबस चेंज हुआ है। अब तो 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिलेबस भी अथाह है, बहुत बड़ा सिलेबस हो गया है। तो अलग अलग बुकों को पढ़ना चाहिए। आपने कैसे स्ट्रेटजी अपनाई थी? अलग अलग बुकों को आप पढ़ती थी या एक ही बुक, या आपकी जो निश्चित आपने जो किया था उन्हीं बुकों को आप बार बार प्रैक्टिस करती थी? आपका क्या टारगेट और आपने कैसे ये अचीवमेंट किया है? सर, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है जी, और आपके पास सोर्स भी मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है कि आप हर सोर्स को टाइम दे सकें। बिल्कुल। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये थी कि मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लिमिटेड सोर्स रखती थी पढ़ने के लिए, बट उसे ही बहुत बार रिवीजन जरूर देती थी, क्योंकि अगर आप ज्यादा सिलेबस रखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे। तो कम सोर्स रहे और रिवीजन ज्यादा हो, तो मैंने हमेशा यही अपनाया है। तो अंजलि का वही कहना है कि 10 बुकों को एक बार पढ़ने की अपेक्षा एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, यही मेरा है। अंजलि, यदि मैं आपसे कहूं कि आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है जब आप लिखते हैं, आप लोग जब प्रैक्टिस करती थी आप लोग, तो उसमें क्या फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, कोई फॉर्मूला, कोई अच्छे से क्रिएटिविटी क्या अच्छे अंक दिलाने में बच्चों को और भावी अधिकारियों को इंपॉर्टेंस दिला सकती है? सर बिल्कुल, क्योंकि आंसर तो सभी लिखते हैं, पर आपका आंसर अलग दूसरों से तभी होता है जब आप फ्लो चार्ट, डेटा, ये सब चीजें यूज करते हैं। तो यही जो है आपके आंसर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जितना क्रिएटिव अपने आंसर को बना सकते हैं उतना ज्यादा बनाने की कोशिश करें, और फ्लो चार्ट, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आंसर राइटिंग में। तो स्टार्टिंग से ही मेरा, जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी तब से ही थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए मैं फ्लो चार्ट, डेटा, ये सब चीजें यूज करती रही हूँ अपने आंसर राइटिंग में। तो पहले से यदि हम प्रैक्टिस में हैं, उन चीजों का उपयोग करते हैं, तो एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी रहेगी। जी सर, एग्जाम में इतना कम हमारे पास टाइम होता है कि हम कुछ नई चीजें वहां नहीं डाल सकते। तो जो आप आपकी प्रैक्टिस के दौरान चीजें लिखते हैं, अब वही परफॉर्म कर पाता है एग्जाम में। तो ये आप जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको ये चीजें अपने आंसर राइटिंग में डालनी चाहिए, ताकि फाइनल आंसर में ये चीजें खुद से वहां पर आपकी कॉपी पे दिखे। बिल्कुल सही है, वहां पर इतना टाइम होता नहीं है। अंजलि, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा हर चीज, जैसे ये जब आपका और मेरा संवाद हो रहा है ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही जा रहा है, तो
कितना सोशल मीडिया का यूज करना चाहिए, क्या आप सोशल मीडिया को यूज करती थी, और ये जो बाहरी चकाचौंध की दुनिया है, क्या इसमें आपने अपना सामंजस्य को कैसे बिठाला था? सर मुझे लगता है कि पीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आपका मैक्सिमम टाइम उसमें जाता है। आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको चीजें कवर करनी है, पर पूरा अगर आप पढ़ाई पे ही फोकस है तो मुझे लगता है एक टाइम के बाद आप इरिटेट हो जाते हो चीजों से। तो उस चीजों के लिए मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी, और सोशल मीडिया में एक तरीका होता है कि आप आपके काम की चीजें वहां से निकाल सकें। जैसे देश दुनिया की कौन सी खबरें वहां चल रही हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सके, तो उस चीजों के लिए मुझे लगता है सोशल मीडिया बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। तो सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए, पर ये जी लिमिटेड करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वहां पे। माने बिल्कुल वही वाली बात की जैसे घोड़े के सामने उसकी आंख के सामने लगा दिया जाता है कि कितना देखना है, क्या देखना है, केवल हमें उस पर ही टारगेट फोकस्ड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। जैसे कि आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है, तो एआई क्या इंपॉर्टेंट भूमिका में हो सकता है हमारे एग्जाम के सिलेक्शन में? सर बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टेक्नोलॉजी, आप अगर आगे भावी अधिकारी भी बनते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना है, तो क्यों ना हम उसको अपनी तैयारी के साथ पे लेकर चलें। हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में उसे अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारे आगे के लिए भी बहुत लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल तो मैंने सही। भी एआई का यूज किया है अपनी तैयारी के दौरान, चाहे वो आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट हो या ऐसे के लिए मुझे कुछ चाहिए तो मैं वहां यूज करती थी उसे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलेबस डायनेमिक होते जा रहा है, अलग अलग एंगल्स होते हैं, तो उन एंगल्स में और क्या चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, ये इसमें एआई की मदद जरूर ली जा सकती है। जी सर बिल्कुल। पर कई बार ऐसा होता है अंजलि मैडम की एस्पिरेंट्स तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, मेहनत उन्होंने बहुत अच्छी की, पर किसी कारण से उन्हें असफलता हाथ लग गई, और कई बार वो एंजाइटी जैसा फील करने लगते हैं, भाई वो डिप्रेशन जैसा फील करते हैं। तो उन्हें क्या डिप्रेशन फील करना चाहिए, क्या ऐसा क्या करें कि वो फिर से वो री एनर्जी उनको गेन कर लें? वो सर चूंकि पीएससी हमें पता है कि पोस्ट लिमिटेड आती हैं और एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक लिमिटेड सीट ही स्टूडेंट्स को मिल पाती है, और जो बच जाते हैं ऐसा नहीं कि उन्हें मेहनत नहीं किया, मेहनत सबकी होती है, पर कुछ नंबरों से वो रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एंजाइटी होना स्वाभाविक है वहाँ पे, पर इससे निकलने के लिए हमें हमेशा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट में रहना चाहिए, उनसे कनेक्टिविटी बना के रखना चाहिए। और जैसे गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमेशा हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता तो भगवान पे छोड़ दे, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे हाथ में केवल कर्म करना है। अवश्य मिलेगा। जी सर। और मुझे लगता है कि सिर्फ फाइनल सिलेक्शन ही नहीं, अगर आप पीएचडी की प्रक्रिया से भी गुजरते हो तो आप एक अच्छे व्यक्ति तो अवश्य बन जाते हैं। तो व्यक्तित्व में निखार तो आएगा ही आएगा। किसी भी फील्ड में आप रहे, जी सर बिल्कुल, किसी भी फील्ड पे रहे, वो आपके हमेशा काम आना है। यदि कोई व्यक्ति को शुरुआत से तैयारी करनी है, कोई एक भावी अधिकारी अपने आप को देखता, अपने आप को आईने में देखता है, तो उस व्यक्ति को क्या करें और क्या ना करें? सब पहले तो मुझे लगता है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है एग्जाम का जी, कि आप उस डायरेक्शन को पकड़े। जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इससे सबसे पहले अवगत हो, प्रीवियस पेपर्स देखें, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही आपको बता सकते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपको किस क्षेत्र में ज्यादा फोकस करना है और कहाँ ज्यादा टाइम देना है। तो इस चीजों के लिए सबसे पहले होता है कि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन देखें, और इसके लिए टीचर्स, आपके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं स्टार्टिंग में, वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये इन सभी चरणों से आप गुजरी हैं, आपने, आपके जो परिवार है, आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, आपके जो फैमिली, आप एक बाहर जब आप घर से निकलते हैं तब भी आपके दोस्तों से मिलकर एक फैमिली बनती है, वो क्या ग्रुप स्टडीज, वो एक परिवार जो घर से बाहर बनता है, क्या वो परिवार ने भी आपका एक साथ दिया है आपके सिलेक्शन में? तो मैं बोल सकती हूँ अगर मेरी फैमिली के बाद किसी का सबसे ज्यादा योगदान है मेरे सिलेक्शन में, तो वो मेरे फ्रेंड्स ही हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी थी, कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होता है, तो उस टाइम में फ्रेंड्स से जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। और पढ़ाई के लिए भी ऑब्वियसली, ग्रुप स्टडी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हम हमेशा डिस्कस करके ही पढ़े हैं इस चीज को, तो ये बहुत ज्यादा मेरे जैसे लिए 3 चरण हैं, 3 चरणों में पहला चरण है प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स में क्या पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपने इनको भी लगाया है? जी सर, अब प्रैक्टिस तो
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएससी का। आप कितना भी पढ़ लें, पर जब तक आपने आपको एग्जामिन नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। तो इसके लिए मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं पढ़ाई के साथ साथ ही एमसीक्यू सॉल्व करते जाती थी, और जहां मुझे लगता था कि मैं फंस रही हूँ, तो उसके लिए अपने टीचर्स से मैं कांटेक्ट करती थी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ही आपको पता चलता है कि आपके प्रीलिम्स कैसा जा रहा है, आपकी तैयारी कैसी है। यदि कोई बच्चा ऐसे क्षेत्र में है या अपने ऐसे परिवार से आता है जो किसी कारण से इंदौर नहीं आ पा रहा है या वो अपनी एजुकेशन अच्छी जगह से नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे करके तैयारी करे जिससे उसका सिलेक्शन भी हो पाए? सर, हमारे बीच में ऐसा भ्रम है कि पीएससी की तैयारी सिर्फ इंदौर में ही होती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने अपने घर पे रह के ही पीएससी की तैयारी की है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये भ्रम तोड़ना जरूरी है कि पीएससी के लिए आपको बड़े शहरों में जाना जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया में इतने कंटेंट अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू आप हर चीज आपको अवेलेबल हो सकती है, और नोट्स भी आपको हर जगह मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने घर से भी तैयारी कर सकते हैं। पर हाँ, मेरा ये सजेशन जरूर रहेगा कि आप एक अपना आइडियल जरूर रखें जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके, क्योंकि घर में आपको मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए आप किसी टीचर या फिर अपने कोई फ्रेंड, इनका मार्गदर्शन जरूर लें, ताकि आप घर से अच्छे से तैयारी कर सकें। बिल्कुल सही है। और इसी काम में मूलतः शिक्षण संस्थान काम आते हैं कि भाई जब कहीं कोई नहीं डायरेक्शन मिल रहा होता, तो जब हम रेगुलर क्लास जाते हैं, या जब आप भी रेगुलर क्लास जाती रही होंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यदि आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो? जी सर। सर, मुझे लगता है कि जब आप खुद से तैयारी करते हैं, अगर किसी टॉपिक को आप खुद से कवर करने में 10 दिन ले रहे हैं, तो कोचिंग संस्थान में या किसी भी संस्थान में अगर आप जाते हैं, तो वही टॉपिक आप बहुत इजीली 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। तो कोचिंग संस्थान बहुत बेनिफिशियल तो रहते ही हैं, साथ में वहां पर आपको नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं और नए नए व्यूज जानने को मिलते हैं। तो वो चीज आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देती है आगे तक के लिए। जैसे आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो आपका एक डायमेंशन हो गया, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपकी क्लास में उपस्थित हैं, यदि हम एक दूसरे की कॉपी इंटर एक्सचेंज करके भी देखते हैं, तो एक ही समय में हमको 4 से 5 ऑप्शन डायरेक्शन मिल जाते हैं। और क्या ऐसा आपको भी ग्रुप स्टडीज के दौरान फायदा हुआ था? जी सर, बिल्कुल। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग भी आंसर राइटिंग करते थे, तो एक दूसरे की कॉपी शेयर करते रहते थे कि इसका आंसर किसी दूसरे ने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है। तो वहां से नई चीजें सीखने को मिलती रहती है हमें। जब आप इंटरव्यू का पार्ट बनी, आप इंटरव्यू बोर्ड में गई, तो आप किस इंटरव्यू का अभिन्न भाग बनी थी? सर, मेरा 2020 में तो शर्मा सर का बोर्ड था जी, और 2021 में रैकवार सर का बोर्ड था। जी, चंद्रशेखर रैकवार सर का आपका बोर्ड रहा। क्या अनुभव रहा आपका वहां पर? सर, मुझे लगता है जितना हम इंटरव्यू से डरते हैं, वहां जाके एक अलग फीलिंग होती है। वहाँ बोर्ड बहुत आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं, सब बहुत सपोर्टिव होते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर का जो जितनी भी आपकी क्वालिटीज है वो वहाँ दिखाएं। वो डराते नहीं है हमें, बहुत सपोर्टिव माहौल रहता है वहाँ पे। जो भय का माहौल बच्चों के बीच में रहता है कि पता नहीं क्या होगा, बड़ा टेंशन लेकर वो इधर उधर जाते हैं, तो क्या टेंशन लेने की जरूरत है? और इंटरव्यू की क्या कोई तैयारी होती है, या वो क्या होता है इंटरव्यू? इंटरव्यू की तैयारी तो मुझे लगता है आपकी पूरी जितनी आप स्टार्टिंग से तैयारी करते हैं, बस उसका ही एक पार्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू की अलग से आप, हाँ, करंट अफेयर्स आपको देखने पड़ते हैं थोड़े बहुत वहाँ पे, पर पूरा जो आपका व्यक्तित्व तैयारी के दौरान ही निखर कर आता है। तो बस वही है कि जो आप स्टार्टिंग से एक छोटे छोटे कदम चल रहे थे, वहां पर उसका अंतिम मंजिल होती है वो, तो आपको अपना पूरा बेस्ट देना होता है। इंटरव्यू के दौरान आप उत्कर्ष से जुड़ी, आपको कैसा लगा इन जो आप उत्कर्ष का इंटरव्यू बोर्ड है और वहां के इंटरव्यू बोर्ड में आपको क्या सिमिलरिटीज देखने को मिलती है? तो पहला तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उत्कर्ष में जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी मॉक देने के लिए, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट मॉक था वो अभी। पर अंदर जाके मुझे वही माहौल मिला जो फाइनल बोर्ड में मिलता है। यहाँ भी स्टाफ बहुत सपोर्टिव था, और जो हमारी जो कमियां होती हैं उसके बारे में एक एक करके हमें बताया गया। तो मैंने उस पर काम भी किया, और फाइनल इंटरव्यू में उसमें बहुत सुधार मुझसे खुद में लगा कि मुझे बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अंजलि, अब थोड़ा व्यक्तिगत क्वेश्चनों में आता हूं, चूंकि आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो कब आपके दिमाग में आया कि आपको एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और सिविल सर्विसेज आप कर सकते हैं? कब आपके दिमाग में पहली बार आया था? हाँ सर, मैं एक्सीलेंस कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, भोपाल से जी। जब हम 3rd ईयर में थे तो 2018 का रिजल्ट आया हुआ था उस टाइम पे। तो हमारे कुछ सीनियर का सिलेक्शन हुआ था और कॉलेज में उन्हें इनवाइट किया गया था। तो वो जो सेमिनार था वहां देखकर लगा कि नहीं, करना है तो पीएचडी ही करना है।
तो ये कह वहाँ सकते से हैं बहुत कि ज्यादा जो मोटिवेशन जी मिला। जी ऐसा कह सकते हैं ना कि जब ये सेमिनार्स होते हैं जिसमें सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, अधिकारी बनकर आते हैं, तो वो सेमिनार एक बहुत बड़ी नाभिकीय संलयन की भूमिका निभाता हुआ नजर भी आता है। अनेक बच्चों के अंदर वो फ्यूजन की एनर्जी दे देता है कि हाँ, जब ये मैडम बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ या बन सकता हूँ। बिल्कुल सर, जब तक हम एक एस्पिरेंट रहते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, पर जब हम हमारे ही बीच में से किसी को सिलेक्ट होता देखते हैं तो वहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपका कि जब ये कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम भी कर सकते हैं। जैसे आप सिवनी से आती हैं, आप तो भोपाल राजधानी से बहुत दूर है, फिर भी आप निकाल पाई। मैंने ऐसा ये डेडिकेशन बचपन से कैसे आ पाया? मैंने ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको ये डेडिकेशन में मदद की है? सर बचपन से ही था कि मैं जिस परिवार से आती हूँ या जिस क्षेत्र से आती हूँ, यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, तो पहले से था कि गवर्नमेंट ऑफिसर तो बनना है। और दूसरा, फैमिली भी हमेशा सपोर्टिव रही है। जब 12th के बाद एक अच्छे परसेंटेज से पास हुए तो फैमिली ने भी कहा कि जो तुम्हें करना है वो करो। और ये पूरी प्रोसेस के दौरान, चूंकि एक टाइम लंबा हो गया था, कभी भी फैमिली ने ऐसा नहीं कहा कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आप घर आ जाओ लौट के। हमेशा उनका सपोर्ट बना रहा। सर मुझे लगता है कि पूरी सफलता का श्रेय मेरी फैमिली को ही जाता है। अगर वो सपोर्ट नहीं होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। तो एक भरोसा आपने भी दिलाया होगा सबसे पहले जब आप इस सिविल सेवा की तैयारी में निकली थी, तो वो क्षण और जब आप आज के क्षण को जब आप देखते हैं तो आपको भी अंदर से लगता होगा कि हाँ, जिस वादे को करके आप गए थे उस वादे को आप निभाकर आज आ पाए। तो क्या इस बीच में जब आप इंदौर में भंवर कुआं में थे तो क्या कभी ऐसा हुआ कि भंवर कुआं का भंवर आपको अपनी ओर कभी खींच रहा हो? सर मुझे लगता है कि मैं उस चीज में, मतलब वो भंवर में फंस नहीं पाई, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में एक लक्ष्य था कि जब फैमिली ने हमें भेजा है, हम पर भरोसा किया है। तो अपने अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप किस परिवेश से आते हैं, आपने घर में क्या वादे किए हैं, आपने क्या डेडिकेशन है, आप क्या टारगेट लेकर आए। यदि आप टारगेट के प्रति 100% है तो कोई भी बाहरी चीज, कोई भी वायरस आपके अंदर नहीं आ सकता। तो क्या ऐसा कह सकते हैं अंजलि कि भंवर कुआं का भंवर उस व्यक्ति पे हावी होगा जिसको अपना टारगेट, लक्ष्य नहीं पता है? जी सर, मुझे लगता है कि आपका टारगेट के प्रति आप कितने फोकस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका टारगेट क्लियर है, फिर कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ही अडिग रहते हैं। बिल्कुल। अभी आप अपने घर पर हैं, गृह जिले सिवनी पर है, तो मैं चाहूंगा कि आपके घर परिवार में से यदि कोई हो, यदि आपके माता में कोई भी फैमिली मेंबर हो, तो प्लीज आप जरूर जुड़ाएं। हम उनसे भी चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं। एक ऐसे बच्चा जो वहां से निकला और एक अधिकारी के रूप में घर वापस आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर परिवार के लोगों को जरूर इसमें जोड़ें और हम पूरे के पूरे भावी अधिकारियों को ये दिखा सके कि भाई हाँ, ये सिलेक्टेड अधिकारी ये वैसे ही है जैसे आप हैं। जी सर, बिल्कुल। मैं मम्मी को अपनी बुलाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है बिल्कुल उनका। नमस्कार। आप सब देख पा रहे हैं कि अब अंजलि के साथ उनकी मम्मी जी उपस्थित हैं। नमस्कार। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। धन्यवाद। कैसा फील कर पा रहे हैं आप? जिस बच्ची को आपने भेजा था विद्यार्थी के रूप में, अब वो आपके सामने एक अधिकारी के रूप में वापस है, कैसा आपको लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। कैसा पल लगा जब वो आपके पास वापस आई अधिकारी बनकर? तो आपको कैसा लगा उस समय, कैसा फीलिंग थी आपके अंदर? बहुत अच्छा लगा, सारे परिवार वाले बहुत खुश हुए। और गांव, जिस क्षेत्र से, जिस परिवेश से हम आते हैं, चूंकि हम अधिकांश बच्चे गांव परिवेश से आते हैं, तो हमारा पूरा गांव भी हमारे एक परिवार के रूप में होता है। तो क्या पूरे गांव के में ये खुशी का माहौल देखा गया? जी बिल्कुल। कल तो हमने इसकी स्वागत वेलकम पार्टी करे तो सारे गांव वाले बहुत खुश हुए जी। सभी ने आशीर्वाद दिए। अच्छा, आपने ऐसा, अंजलि क्या बचपन से ही आपने तो आपकी तो बच्ची है अंजलि, तो आपने तो बचपन से देखा होगा कि आपकी अंजलि कुछ कर सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि एक छोटे से बच्चे के पूत के पांव में ही उसको पता चल जाता है कि भाई ये क्या बड़ा होकर क्या बनेगा। और मुझे लगता है कि जब अंजलि को हम पढ़ाते थे तो उस समय भी अंजलि लगातार मेहनत करती रहती, बहुत अच्छे से डेडिकेशन था। ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। बिल्कुल। इसका ज्यादातर ध्यान खेलने में नहीं लगता था, पढ़ाई में ज्यादा था। और 12वीं के बाद ये मतलब यहाँ जिले में फर्स्ट आई थी, तो इसका यही था कि मुझे बाहर पढ़ना। तो ये बचपन, जी बचपन से ही पढ़ाई में हमेशा से आगे रहने वाली अंजलि आज एक अधिकारी के रूप में आपके सामने आती है। आप उन सभी परिवार के बच्चों को या उनके माता पिताओं को क्या बोलना चाहेंगे? कि कई बार ऐसा होता है कि कई घर परिवार के लोग बच्चियों को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, पर आपने भेज दिया। थोड़ा सा मन में मतलब डर तो रहता ही है जी। लेकिन भरोसा भी एक चीज है। भरोसा करके भेज दिए, आज नतीजा सामने मिला, वो भी अच्छे
पढ़ लिख के आज अपने मुकाम पर पहुंचेगी, भगवान की कृपा हुई तो और आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं ना कि जितना हम लड़कों पे भरोसा करते हैं यदि उतने ही लड़कियों पे करें, तो एग्जाम्पल हमें अंजलि और बहुत सारे ऐसे अन्य लोगों के बच्चियों के जैसे दिखते हैं कि आप परिवार हैं, आप उस पे भरोसा कीजिए, यदि उस काबिल है तो उसको बाहर भेजिए, देखिएगा वो जिस मंजिल को लेकर चलिए वो मंजिल को जरूर वो पा पाएगी। जी ये तो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, आप भरोसा करके भेजिए तो कामयाब होंगे। बिल्कुल। तो फिर और शुरू से वैसे उसकी आदतें बाहर ज्यादा नहीं रही, का ध्यान पढ़ाई में ही ज्यादा रहा। तो जब रिजल्ट आया और जब अंजलि ने आपको फोन करके बताया, तब कैसा, आप एक माँ होने के नाते आप कैसा फील कर रही थी उस समय? बहुत बढ़िया। तो उनको शब्दों में बयां किया जा सकता है? आज मेहनत हमारी जो रंग लाई आज। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब अंजलि आपके सामने आई होगी तो घर में दिवाली के जैसे, दिवाली का त्योहार जैसे हम मनाते हैं वो खुशियां हमारे घर में आई। बिल्कुल दिवाली जैसा मनाए, कल उसका स्वागत पूरा सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए, पूरे सबने मिलके बहुत अच्छे से मनाया, अच्छा स्वागत। बिल्कुल, दिवाली है भाई हमारे घरों में मूल, जब हम किसी चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं वही हमारे लिए दिवाली है, होली है, या जो त्योहार हम मनाते हैं वो है। यदि हम अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं तो फिर उसका डेडिकेशन, उसका जो अंत है वो इसी प्रकार से अधिकारी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, जो अंजलि हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिनका अभी अभी CTO कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। तो जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि मेहनत जब सफलता में बदलती है, मेहनत जब सफलता में बदलती है, तब आपके अलावा आपके जैसे, अंजलि के जैसे हजारों ख्वाहिशें और उड़ान भरती है। और अंजलि, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप और आगे बढ़ें, और आगे जो आप प्रशासनिक पद पर गई हैं तो आपके साहसिक कार्यों के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे उत्कर्ष परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माता जी, आपसे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जैसे ही माता पिता रोल मॉडल बनते हैं कि बच्चियों पे यदि भरोसा किया जाए, वो जो लक्ष्य चाहती हैं यदि हम उन पे भरोसा करें, उन्हें उनके उड़ान के लिए उनको उड़ने छोड़ दिया जाए, तो वो अपने सही लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अंतिम पायदान पे पहुंचकर ऐसे बेमिसाल उदाहरण पेश करती हैं। जी बिल्कुल, तो इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहिए। ये जो कारवां है जिसमें हम आप सबके साथ लगातार जुड़े, और इसी प्रकार अधिकारियों से हम लगातार बात कर रहे हैं, और हमारी टैगलाइन के अनुसार जो संघर्ष से सफलता की कहानी है, और ये सिर्फ उन चयनित अधिकारियों की जुबानी है। तो लगातार इस कारवां में जुड़े रहिए। नमस्कार।